Hello students and dear viewers, welcome back again my channel Laksh Classes. A very good evening to all of you, and today I am going to discuss another most important topic, that is the mechanism of breathing. Today in this lecture we are going to explain the processes of respiration, or you can say mechanism of breathing. Mechanism of breathing include the two process. First one is the inspiration and second will be the expiration. Okay, that comes under the heading of the external respiration. That is the breathing, mechanism of breathing. Exchange of gases between the alveoli and blood capillaries. Exchange of gases का मतलब गैसों का आदान प्रदान. Between माने बीच में. किसके किसके बीच में? Alveoli and blood capillaries. Exchange of gases between the alveoli and blood capillaries is called external respiration. Exchange of गैसों माने गैसेस का आदान प्रदान. जो गैसों का आदान प्रदान होता है किसके किसके बीच में? लंग्स की एल्वियोली के बीच में और ब्लड कैपिलरीज के बीच में होता है, रक्त केशिकाओं के बीच में होता है. उसी को कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन. ठीक है. सो वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वियोली एंड ब्लड कैपिलरीज इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रिस्पायरेशन. इस तरह से गैसों का आदान प्रदान जो लंग्स के अंदर पाई जाने वाली एल्वियोलाई, जिसको हम एसिनी भी कहते हैं. एल्वियोली इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स. तो एल्वियोली और ब्लड कैपिलरीज के बीच जो गैसेस का आदान प्रदान होता है उसी को एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं. इसके अंतर्गत दो एस्पेक्ट्स हैं. इट इंक्लूड्स द टू एस्पेक्ट. फर्स्ट है इंस्पायरेशन और सेकंड है एक्सपायरेशन. इंस्पायरेशन क्या है? इन टेक ऑफ इन्वायरमेंटल एयर. इनटेक माने लेना, आप इन्वायरमेंटल माने पर्यावरणीय, एयर माने वायु को, कंटेनिंग ऑक्सीजन इनटू द एल्वियोली. इस तरह से पर्यावरणीय एयर को जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है उसको एल्वियोली के अंदर लेना, इनटू द एल्वियोली ऑफ द लंग्स इज नोन एज इंस्पायरेशन. इनटेक ऑफ इन्वायरमेंटल एयर. इनटेक माने अंतर्ग्रहण करना. किसका अंतर्ग्रहण करना? इन्वायरमेंटल एयर का. Intake of environmental air containing the oxygen into the alveoli of the lung is known as inspiration. इस तरह से पर्यावरणीय वायु को जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन भी आती है, इस तरह से इनटेक माने अंतर्ग्रहण करना, इन्वायरमेंटल माने पर्यावरणीय, एयर माने वायु को, कंटेनिंग माने धारण करना ऑक्सीजन को. इस तरह से पर्यावरणीय वायु जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन पाई जाती है उसको एल्वियोली के अंदर ले जाना, इसी को कहते हैं इंस्पायरेशन. एक्सपायरेशन क्या है? रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम. रिमूवल ऑफ एयर माने एयर को बाहर निकालना. रिमूवल ऑफ एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन. रिमूवल ऑफ एयर माने एयर को बाहर करना. रिमूवल ऑफ एयर, एयर को निकालना. फ्रॉम द लंग्स माने लंग्स से. किसको निकालना? इस तरह से लंग्स से वायु को बाहर निकालना जिसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है. इसको कहते इस तरह से रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स कंटेनिंग द कार्बन डाइऑक्साइड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन. इस तरह से रिमूवल ऑफ एयर माने एयर को निकालना. कुल मिलाकर के ऐसे समझिए, लंग्स के अंदर से, फेफड़े के अंदर से वायु को बाहर करना जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और वह बाहर करने के बाद वह एयर चली जाएगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में. इसी को कहते हैं एक्सपायरेशन. तो इसके अंतर्गत दो एस्पेक्ट हो गए, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन. सो द एक्सटर्नल रिस्पायरेशन इंक्लूड द टू एस्पेक्ट, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. Now let us move forward and we will discuss in detail about this inspiration and expiration, or you can see
the mechanism of expiration and the mechanism of inspiration. Now in this lecture, this is only the definition of the inspiration and expiration. How we can define the external inspiration? In a very simple word, we can define that the exchange of the gases between the alveoli and blood capillaries is known as external inspiration. What is inspiration? The intake of environmental air containing oxygen into the lungs is known as inspiration. Removal of air from the lungs to the external environment containing the carbon dioxide is known as expiration. This is only the definition. But now we have to discuss about what is the exact mechanism of the expiration as well as what is the exact mechanism of the inspiration. अब हम बात करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन क्या है. उसके लिए हम सेपरेट अलग से कुछ बताते हैं आपको. नेक्स्ट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म. देखिए इस लेक्चर्स में आपको हम बताएंगे. यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर लिखा है एक्सटर्नल इंस्पायरेशन. वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. यहाँ पर लिखा गया है एक्सटर्नल इंस्पायरेशन. डायग्राम पहले ही बताया जा चुका है आप लोगों को. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर डायग्राम. यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करना है. इस तो स्ट्रक्चर पहले ही बताया हूँ. प्राइमरी ब्रांक्यूल है, सेकेंडरी ब्रांक्यूल है, टर्शियरी ब्रांक्यूल है, टर्मिनल ब्रांक्यूल है, ईयर सैक्स है पूरा. इसके अंदर एल्वियोली है, स्मॉल यूनिट एक्सचेंज यूनिट है. अब क्वेश्चन इस बात का है कि एक्सटर्नल इंस्पायरेशन होगा कैसे, मैकेनिज्म कैसे होगा, क्रिया विधि कैसे होगी. देखिए एक बात जान लीजिए, एक्सटर्नल इंस्पायरेशन और एक्सटर्नल इंस्पायरेशन का मतलब है इसके अंतर्गत दो हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन. तो सबसे पहले हम इंस्पायरेशन की बात करेंगे, फिर एक्सपायरेशन की बात करेंगे. लेकिन क्वेश्चन इस बात का है कि बाहर की वायु अंदर आएगी कैसे. इसको आप हिंदी में भी समझ लीजिए, मैं इसको अलग से इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया हूँ. इंग्लिश में मैटर है, उसको नोट कर लीजिएगा. जैसे आप जान चुकी है नीट के लिए भी, आगे हायर एजुकेशन के लिए भी है. एक्सटर्नल इंस्पायरेशन जो मैमेलियन लंग्स होते हैं वो निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन लंग्स होते हैं. ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे एक्सटर्नल इंस्पायरेशन की अगर हम बात करें, देखिए ध्यान दीजिए, जो मैमेलियन लंग्स होते हैं, मैमेलियन लंग्स आर निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन लंग्स. जितने भी स्तनधारियों के लंग्स होते हैं निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन लंग्स होते हैं. इसका मतलब ये होता है अगर लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाना है, जब तक लंग्स के वॉल्यूम को नहीं बढ़ाएंगे तब तक लंग्स के अंदर का एयर प्रेशर नहीं कम होगा, और लंग्स के अंदर का एयर प्रेशर नहीं कम होगा तो बाहर की वायु अंदर नहीं आएगी. सो वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट द मैमेलियन लंग्स आर निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन लंग्स. निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन लंग्स का मतलब यही होता है कि लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा. जब तक लंग्स के वॉल्यूम को हम नहीं बढ़ाएंगे तब तक लंग्स के अंदर का एयर प्रेशर नहीं कम होगा, और लंग्स के अंदर का एयर प्रेशर नहीं कम होगा तो बाहर की वायु अंदर आएगी नहीं. तो क्वेश्चन इस बात का है कि लंग्स का वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा. लंग्स तो थोरेसिक कैविटी के अंदर बंद है. थोरेसिक कैविटी में पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, आगे स्टर्नम है, 12 रिब्स के अंदर जो है लंग्स घिरा हुआ है. उसमें मसल्स लगी हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है. नीचे डायाफ्राम है. तो पूरी थोरेसिक कैविटी, जब तक हम थोरेसिक कैविटी के को नहीं इंक्रीज करेंगे, जब तक पूरी थोरेसिक कैविटी नहीं बढ़ेगी, जब तक थोरेसिक कैविटी का डायमीटर नहीं इंक्रीज होगा, जब तक थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम नहीं इंक्रीज होगा, तब तक लंग्स का वॉल्यूम नहीं इंक्रीज होगा. और लंग्स का वॉल्यूम नहीं इंक्रीज होगा तो लंग्स के अंदर का एयर प्रेशर नहीं कम होगा. लंग्स के अंदर का एयर प्रेशर नहीं कम होगा तो बाहर की वायु अंदर आएगी नहीं और इंस्पायरेशन नहीं होगा. तो इसको हम सेपरेट हेडिंग में पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. ध्यान दीजिए अब क्या है, जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना. इसके अंतर्गत दो एस्पेक्ट हैं, इंस्पायरेशन, इसको इनहेलेशन भी कहते हैं, एक्सपायरेशन इसको एक्सहेलेशन कहते हैं.
लंग्स इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। लंग्स कहाँ स्थित होता है? थोरेसिक कैविटी में, बक्ष गुहा में। इट इज कवर्ड विथ ए बोनी केग। यह अस्थियों के बने हुए पिजड़े के अंदर पाया जाता है। थोरेसिक केग कहते हैं बक्षी। हार्ट एंड लंग्स बोथ आर सिचुएटेड इन थोरेसिक केग। हृदय और बक्ष जो होते हैं दोनों जो होते हैं बक्ष की गुहा में पाए जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इन सब चीज को। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस बात का है कि हमको इंस्पायरेशन करना है, मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन। ध्यान दीजिए, लंग्स किसके अंदर बंद है? थोरेसिक कैविटी के अंदर बंद है। ठीक है, लंग्स इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। लंग्स थोरेसिक कैविटी के अंदर बंद है। इट इज कवर्ड विथ बोनी केग। यह एक अस्थियों के बने हुए पिजड़े के अंदर है। इसको हम कहते हैं बक्षीय पिजड़ा। हार्ट एंड लंग्स बोथ आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक केग। हृदय और लंग्स दोनों जो होते हैं बक्षीय पिजड़े के अंदर बंद होते हैं। देखिए लंग्स का डायग्राम है। एक साइड का लंग्स है, एक लंग्स दिखाया गया है। इधर तो एक साइड वर्टिब्रल कॉलम होती है, ये नीचे की तरफ होती है फर्स्ट। ऊपर की साइड में स्टर्नम होती है, जैसे एकदम बैकबोन की साइड में, पीठ की साइड में पाई जाता है वर्टिब्रल कॉलम। सामने चेस्ट की साइड में होता है स्टर्नम। सब रिप्स लगी होती हैं, 12 जोड़ी रिप्स होती हैं, 12 रिप्स। ठीक है, और नीचे डायाफ्राम है। डायाफ्राम जो है नीचे की ओर चला जाता है। अब क्या है, जब लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाकर इसके अंदर का प्रेशर कम करना है, हमारा काम क्या है? स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन में फर्स्ट ब्रीदिंग है। मीन्स अगर लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाना है, जब तक लंग्स के वॉल्यूम को नहीं बढ़ाएंगे तब तक एयर प्रेशर जो है अंदर कम नहीं होगी, और एयर प्रेशर अंदर कम नहीं होगी तो बाहर की वायु अंदर आएगी नहीं। तो लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाकर इसके अंदर का एयर प्रेशर कम करना है ताकि बाहर की वायु अंदर आ सके। यह अपने आप तो होगा नहीं, क्योंकि लंग्स तो थोरेसिक कैविटी में बंद है। जब थोरेसिक कैविटी का डायमीटर बढ़ेगा तभी लंग्स का डायमीटर बढ़ेगा। ये भी बात सही है, लंग्स का डायमीटर तो तभी बढ़ेगा जब थोरेसिक कैविटी का बढ़ेगा। तो मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग नोट्स केवल इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश का ही नोट कर लेना, जो से BSc वाले बच्चे हैं। बाकी समझने के लिए, इस कंपटीशन के लिए इसको समझते जाइए। अब क्वेश्चन है कि थोरेसिक कैविटी के डायग्राम को बढ़ाना है। मेन क्वेश्चन इस बात का है, ध्यान दीजिए। ये देखिए डायग्राम दिखाया जा रहा है। ठीक है, जैसे मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन है। इंस्पायरेशन में होगा क्या? इंस्पायरेशन कैसे होगा? इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है। व्हाई इट इज एक्टिव प्रोसेस? क्योंकि इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, एनर्जी खर्च होती है। क्योंकि इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायाफ्राम मसल दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होता है। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है, जो डायाफ्राम मसल होती है, दोनों कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसलिए इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। इस तरह इंस्पायरेशन 2 सेकंड में होता है, एक्सपायरेशन 3 सेकंड में होता है। मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन देखिए, एक डायग्राम दिया गया है। डायग्राम अभी समझ में आएगा, पहले समझिए। मेडुला ऑब्लांगेटा ब्रेन से सिग्नल चलते हैं और नर्व इम्पल्सेस चलते हैं, और वो जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल तक आते हैं। तो मिलाकर के ब्रेन से संकेत चलते हैं। ब्रेन जब जानते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन से जो सिग्नल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं नर्व इम्पल्सेस के रूप में, और वो नर्व इम्पल्सेस जो होते हैं, जो आवेग होते हैं, वो लंग्स की एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल तक आएंगी और डायाफ्राम तक आते हैं। जैसे ही इनका सिग्नल मिलता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिब्स ऊपर की तरफ गमन करेगी, ऊपर की ओर चढ़ेगी, अपवर्ड मूवमेंट होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल यहाँ तक बता दिए। जैसे ही इनका सिग्नल मिलेगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिब्स ऊपर की तरफ गमन करती है, रिब्स ऊपर की ओर जाएगी, अपवर्ड मूवमेंट होगा। और चूंकि रिब्स स्टर्नम से जुड़ी है तो स्टर्नम जो है नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से नीचे का मतलब है कि आगे की ओर जाएगा। रिब्स ऊपर जाएगी और स्टर्नम आगे होगा, ह्यूमन में आगे की तरफ जाएगा। सॉरी, ये देखिए डायग्राम, ये पूरा डायग्राम देखिए। सबसे नीचे देखिए डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम है नीचे। ये डायाफ्राम क्या करता है? थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है,
ये रिप्स हैं 1 2 3 4 12 रिप्स होती हैं। ये स्टर्नम है इस साइड में और पीछे की ओर वर्टिब्रल कॉलम है। बैक साइड में है वर्टिब्रल कॉलम, दूसरा है स्टर्नम, आगे की ओर होता है। तो अब जब होता तो क्या है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन क्या होता है, जब इंस्पायरेशन होता है तो रिप्स जो होती हैं अपवर्ड होती हैं। देखिए रिप्स अपवर्ड, जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में, देखिए इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, जैसे ही इस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कंट्रैक्शन होगा, डायफ्राम में कंट्रैक्शन होगा, वैसे ही रिप्स अपवर्ड हो जाएंगी, ऊपर की ओर उठ जाएंगी। देखिए इतना ऊपर उठी हुई है, देखिए इतना ऊपर उठी है। रिप्स अपवर्ड मूवमेंट करेंगे ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कंट्रैक्शन होगा, रिप्स जो है ऊपर की ओर मूवमेंट कर जाएंगे। देखिए ऊपर की ओर मूव कर गई, अपवर्ड मूवमेंट होगा। और साथ में स्टर्नम जो होता है वह आगे की ओर निकलेगा, मतलब आगे की ओर जाएगा। स्टर्नम डाउनवर्ड होता है मैमल में, लेकिन ह्यूमन में जो होता है आगे की ओर जाएगा। और डायफ्राम नीचे की ओर चला आएगा। डायफ्राम फ्लैट ड्यू टू द डायफ्राम मसल कंट्रैक्शन। ये जो है ये फ्लैट तब होगा जब डायफ्राम में कंट्रैक्शन होगा। सामान्यतः बो लाइक होता है, धनुष जैसा होता है, लेकिन जब कंट्रैक्शन होगा तो फ्लैट हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे की ओर धंस जाएगा, अंदर की ओर चला आएगा। इस तरह से पूरी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो चूंकि इसी के अंदर लंग्स भी है तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो अंदर का प्रेशर, एयर प्रेशर कम हो जाएगा। जब अंदर का एयर प्रेशर कम हो जाएगा तो बाहर की वायु जो, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर की वायु का प्रेशर ज़्यादा है और अंदर का प्रेशर हो जाएगा कम, तो बाहर की वायु जो है अंदर आ जाएगी और इसी प्रोसेस को कहते हैं इंस्पायरेशन। ठीक है, अब इसको हम एक दूसरे नोट से पॉइंट टू पॉइंट बता देते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे क्या मेंशन है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इसको नोट कर रहा होगा तो यहाँ से नोट करिएगा। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन होता क्या है, रेडियल मसल में कंट्रैक्शन होगा, डोम शिफ्ट डायफ्राम शिफ्टेड बिलो, डोम शिफ्ट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इनहेलेशन के समय क्या होगा, जो रेडियल मसल होंगी उसमें कंट्रैक्शन होगा, क्योंकि रेडियल मसल डायफ्राम से जुड़ी होती हैं। तो डोम शिफ्ट डायफ्राम क्या होगा, वो चला आएगा शिफ्टेड बिलो, यानी फ्लैट हो जाएगा। और क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। ठीक है, जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिप्स एक्सपेल द स्टर्नम आउटसाइड, वैसे ही रिप्स जो है स्टर्नम को बाहर की ओर धकेल देगी। पूरा पॉइंट एकदम अच्छे समझिए। जब इंस्पायरेशन की प्रक्रिया के दौरान, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन, रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, रेडियल मसल डायाफ्राम से जुड़ी होती हैं। जैसे ही रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो जो डोम शिफ्ट डायाफ्राम होता है वो नीचे चला आएगा, फ्लैट हो जाएगा, यानी जब नीचे आएगा तो जगह बढ़ जाएगी। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसका परिणाम क्या होगा, रिप्स जो है एक्सपेल माने बाहर की ओर निकल जाएंगी, स्टर्नम को ढकेल देंगी बाहर की ओर। वॉल्यूम जो चेस्ट कैविटी का इंक्रीज हो जाएगा, लंग्स एक्सपेंड फैल जाएगा, एयर प्रेशर जो है लंग्स के अंदर डिक्रीज हो जाएगा, सक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा, चूसने वाला बल डेवलप हो जाएगा, जो इक्वलाइज करेगा प्रेशर। इस तरह से एयर कर जाएगी लंग्स के अंदर। इस प्रोसेस को कहते हैं इंस्पायरेशन। अब देखिए इसका उल्टा है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होता है, अभी बस हिंदी अंग्रेजी दोनों समझा दे रहा हूँ। एक्सपायरेशन में क्या होगा, एक्सपल्सन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स, इसमें एयर जो होती है लंग्स से बाहर जाती है। चूँकि इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, उसके पहले मैंने आपको बताया ही था, एनर्जी खर्च होती है। लेकिन एक्सपायरेशन क्या है, पैसिव प्रोसेस है। रेडियल मसल रिलैक्स करेगी, डायाफ्राम अगेन बिकम डोम शिफ्ट, डायाफ्राम फिर डोम शिफ्ट हो जाएगा, प्लस इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स करेगी, रिप्स एंड स्टर्नम जो है अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगी, वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, लंग्स जो है कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो माने कुल मिलाकर के जो इतने भाई कॉन्ट्रैक्शंस हुआ था वो रिलैक्सेशन हो जाएंगे, सब अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगी और लंग्स का डायमीटर जो है कम हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी का डायमीटर कम हो जाएगा, तो लंग्स के अंदर का एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और बाहर के एटमॉस्फेयर का एयर प्रेशर जो है
लंग्स के अंदर का एयर प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाएगा और बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा, तो इस तरह एयर जो है अंदर से बाहर की ओर जाएगी। तो एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीज करेगा, एयर गोज आउट फ्रॉम द लंग्स टू द आउटसाइड, इसी को कहते हैं एक्सपायरेशन। तो पॉइंट वाइज समझिए, एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, एयर को लंग्स से बाहर निकलना यह एक पैसिव प्रोसेस है। सबसे पहले रेडियल मसल में क्या होगा, रिलैक्सेशन करेगा। जैसे ही रेडियल मसल रिलैक्स हो जाएंगी, डायफ्राम फिर से डोम शिफ्ट हो जाएगा, यानी जो नीचे की ओर आया था, जो फ्लैट आया था, जो फ्लैट हुआ था ऊपर नॉर्मल हो जाएगा। साथ में जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, रिब्स और स्टर्नम अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगी, जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम है डिक्रीज कर जाएगा, लंग्स में संकुचन हो जाएगा, एयर प्रेशर जो है लंग्स के अंदर बढ़ जाएगा और एयर चली जाएगी लंग्स से बाहर, इसको कहते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से यहाँ से फिर से समझते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ध्यान दीजिए, यहाँ तक आप समझ ही लिए हैं, इसके बाद ध्यान दीजिए इसको। फिर क्या होगा, नाउ वी मूव फॉरवर्ड। पूरी चीज़ आप समझ गए हैं। ब्रीथ एक्सपायरेशन में क्या होगा तो मैंने बता ही दिया। एक्सपायरेशन में इसको हिंदी मीडियम में भी आप समझ लीजिए, दोनों बात समझते रहिए। जब हम एयर बाहर निकालते हैं तो पैसिव प्रोसेस, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन वह धीरे धीरे बाहर जाती है बिना किसी एक्टिविटी के। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। रिलैक्सेशन होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में, रिब्स और स्टर्नम अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, डायफ्राम मसल जो होती है रिलैक्स करेगी, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, डोम शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, और तो बात तो आपको पता ही चल। जैसे जैसे मसल रिलैक्स होगी, रिब्स स्टर्नम और डायफ्राम अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे, जो वॉल्यूम होगा थोड़ा सी कैविटी का वो डिक्रीज कर जाएगा, लंग्स वॉल्यूम आल्सो डिक्रीज करेगा। इसको पहले ही मैं समझा चुका हूँ। एयर प्रेशर लंग्स के अंदर इंक्रीज कर जाएगा और एयर चली जाएगी बाहर। ठीक है, एक्सपायरेशन टोटल पैसिव प्रोसेस है, जबकि इंस्पायरेशन क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। तो हो ही गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए। ये डायग्राम आपका जो दिखाया गया है, इस तरह से दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो गए, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, बोथ द प्रोसेस इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। और एक डायग्राम और आप देख सकते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को दूसरे डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। So in this lecture we have to completed the process of the inspiration and expiration both, in which we have to explain how the process of the inspiration occurs as well as how the process of the expiration occur। इस तरह से हमने इसमें ये बताया कि इंस्पायरेशन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है और एक्सपायरेशन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है। इंस्पायरेशन में क्या क्या होता है और इंस्पायरेशन में क्या होता है, तो ये सारा डायग्राम के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें एक मसल्स है, उसको मैं दिखा देता हूँ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल का। देखिए एक मसल्स यहाँ डायग्राम में आपको दिख रही हैं, ये मसल का डायग्राम है। इन दिस डायग्राम यू कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द दिस पर्टिकुलर मसल्स। ये वर्टिब्रल कॉलम है, एक तरफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, 12 रिब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 भी रिब हैं। एक तरफ वर्टिब्रल कॉलम होगा, एक तरफ स्टर्नम होगा। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, सब कोस्टल मसल है। 11th रिब से नीचे 12th होगी, ऊपर फर्स्ट से स्टार्ट होगी। ये भी स्ट्रक्चर है। द मसल एसोसिएटेड विद द रिब्स, द रिलेशन बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कैन बी क्लियरली सीन। सो दैट्स ऑल अबाउट द mechanism of breathing, inspiration and expiration. I hope that all of you must be understands। बस इसमें ये समझना है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है क्या। बहुत इजीली वे में आप समझ सकते हैं, इसको पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। केवल इतना ही समझता है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे होगी। लंग्स थोरेसिक कैविटी में बंद है, जब तक थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं तब तक जो है
लंग्स का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, लंग्स का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो एयर अंदर आएगी नहीं। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस मैंने समझा दिया, बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।